अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नियामक ज्यामिति। ठीक है, इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। जब आप कक्षा 9 में थे तो आप नियामक ज्यामिति के बारे में पढ़े होंगे और हम आपको पढ़ाए भी हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में पहला एक्सरसाइज जो है वो प्रश्नावली 1A है। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको बनाने से पहले इसका जो भी कंसेप्ट है उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका जो भी कंसेप्ट है उसको पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हम लिखे हैं नियामक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, कक्षा 10 की किताब है और किताब कौन सी है तो भारतीय भवन का है। ठीक है, प्रश्नावली 1A यानी कि इस चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है वो प्रश्नावली 1A है। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि नियामक ज्यामिति क्या होता है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है इसको पहले समझिए। तो देखिए, नियामक ज्यामिति यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी तल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े यानी क्रमित युग्म से परिभाषित किया जाता है। तो ये नियामक ज्यामिति का क्या है, ये परिभाषा हो गया। अब देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, नियामक ज्यामिति में कुछ टॉपिक होते हैं उसको पहले समझ लीजिए। जैसे ये रेखा जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष हमेशा क्या रहता है, क्षैतिज रूप में रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। और ये जो आप देख रहे हैं इस लाइन को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, यानी कि वाई अक्ष हमेशा वर्टिकल रहता है यानी कि उदग्र रूप में रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, और ये पूरा को हम क्या बोलेंगे, निर्देशांक तल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है, देखिए ये O है। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। अब यहाँ देखिए x अक्ष, तो मूल बिंदु से दाईं तरफ, ठीक है, इधर की ओर देखिएगा तो सब क्या रहता है, प्लस में रहता है। जैसे 1 2 3 इसे जो निर्देशांक आप देख रहे हैं सब क्या है, प्लस में है। ठीक है, और वाई अक्ष मूल बिंदु से ऊपर, ठीक है, ऊपर जो है आपका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, प्लस में होता है। जैसे 1 2 3 ये सब क्या है, प्लस में है। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु से बाईं तरफ, इस तरफ जो निर्देशांक होता है वो माइनस में होता है, यानी कि -1 -2 -3। इस तरह से मूल बिंदु से नीचे की ओर देखिए -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पे होता है एक्स अक्ष और इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं। उसी प्रकार ये जो है आपका वाई अक्ष है और ये नीचे की ओर जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, तो मूल बिंदु समझ गया कि मूल बिंदु कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अब देखिए ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं चतुर्थांश या पाद। चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, चौथा अंश। देखिए ये एक पूरा आपका एक अंश था यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप इसको क्या किए हैं कि 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए, इसलिए इसको हम बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका प्रथम पाद है। ठीक है, प्रथम पाद। ये आपका हो गया द्वितीय पाद। ठीक है, ये हो गया आपका तृतीय पाद और ये हो गया चतुर्थ पाद। तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद क्या होता है समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं प्लस प्लस, ये क्या है, तो इसमें अगर प्रथम पद में कोई भी बिंदु है तो उसका जो नियामक होगा, निर्देशांक होगा, वो क्या होगा, प्लस प्लस होगा। देखिए इसमें प्लस प्लस क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष जो होगा
देखिए एक्स अक्ष का जो भी निर्देशांक है सब क्या है, प्लस में है, और वाई अक्ष का जो भी निर्देशांक है वो भी प्लस में है। तो इसमें एक्स का मान भी प्लस होता है और वाई का मान भी प्लस होता है, इसलिए इसमें चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें तो दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसमें देखिए द्वितीय पाद में क्या होता है कि माइनस प्लस होता है, यानी कि एक्स जो निर्देशांक होता है वो माइनस और वाई निर्देशांक प्लस होता है। देखिए ये आपका एक्स है, ठीक है, तो एक्स निर्देशांक इधर देखिए माइनस में है और वाई निर्देशांक क्या है, प्लस में है। तो अगर कोई बिंदु पहला माइनस और दूसरा प्लस में है तो समझ जाइएगा कि वो बिंदु द्वितीय पाद का है, ठीक है। फिर देखिए तृतीय पाद में क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है। इसमें एक्स जो निर्देशांक है, नियामक है, वो क्या है, माइनस में है और वाई नियामक भी आपका माइनस में है। तो इसलिए अगर माइनस माइनस हो तो वो बिंदु तृतीय पाद में होगा, ठीक है। अब चतुर्थ पाद में देखिए प्लस माइनस होता है। चतुर्थ पाद में देखिए एक्स का मान प्लस में होता है और वाई निर्देशांक जो होता है वो माइनस में होता है, इसलिए अगर प्लस माइनस है तो समझ जाइए कि कोई बिंदु चतुर्थ पाद में है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए पहला पाद होता है प्लस प्लस, ठीक है, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस और चौथा होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब यहाँ देखिए एक्स वाई, अगर कोई बिंदु है ए और उसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है एक्स वाई, तो एक्स क्या है और वाई क्या है से समझिए। तो देखिए एक्स निर्देशांक या भुज, यानी कि इसको हम एक्स निर्देशांक बोलेंगे या इसको हम भुज बोलेंगे, ठीक है। और वाई को क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक या कोटि। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई एक बिंदु ए दिया हुआ है और इसका निर्देशांक है 3,4, तो 3 को क्या बोलेंगे, 3 को हम बोलेंगे कि ये एक्स निर्देशांक है, ठीक है, और 4 जो है वाई निर्देशांक है। या 3 को हम बोलेंगे भुज, क्या बोलेंगे, भुज, कि इस बिंदु में भुज कितना है, तो 3 है, और कोटि कितना है, तो कोटि 4 है। तो भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है समझ गए। अब देखिए एक बिंदु हम बी लेते हैं और इसका नियामक है 9,5, तो हम पूछेंगे कि बताइए कि इसमें कोटि कितना है, तो इसमें कोटि का मान कितना दिया हुआ है, 5 है, और भुज का मान कितना दिया हुआ है, तो 9। तो देखिए इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। भुज जो होता है वो एक्स निर्देशांक होता है और कोटि जो होता है वाई निर्देशांक होता है, यानी कि वाई निर्देशांक को कोटि और एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। अब इस टॉपिक को समझिए, यहाँ पे हम लिखे हैं कार्तीय तल या निर्देशांक तल, ठीक है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसी को बोला जाता है कार्तीय तल या निर्देशांक तल, ठीक है। ये आपका होता है एक्स अक्ष, इधर होता है एक्स डैश, ये है आपका वाई अक्ष और इधर होता है वाई डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स का निर्देशांक इधर हम लिखे हैं प्लस में और इधर एक्स निर्देशांक होता है माइनस में, ठीक है। उसी प्रकार ये होता है वाई निर्देशांक ऊपर प्लस में और नीचे वाई निर्देशांक माइनस में होता है। अब देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। तो जीरो, ये जीरो जो है आपका मूल बिंदु है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पहला बिंदु लिखे हैं ए और इसका निर्देशांक है 5,4, ठीक है। और इसको आपको निर्देशांक तल में दर्शाना है कि ये बिंदु निर्देशांक तल में कहाँ पर है। तो देखिए इसको हम दर्शाते हैं। अब इस बिंदु को गौर से देखिए कि ये जो बिंदु है ये किस पाद में होगा, निर्देशांक तल के किस पाद में होगा, तो हम इसको देख कर कहीं बता देंगे। देखिए एक्स निर्देशांक प्लस में है और वाई निर्देशांक भी प्लस में है, यानी कि दोनों जो है क्या है, प्लस प्लस है। एक्स निर्देशांक भी प्लस और वाई निर्देशांक भी प्लस। तो प्लस प्लस किस पाद में होता है, तो हम आपको बताए थे कि प्लस प्लस जो होता है वो प्रथम पाद में होता है, यानी कि ये जो बिंदु है ये बिंदु निर्देशांक तल के प्रथम पाद में स्थित है। ए बिंदु है और इसका निर्देशांक है 5,4, यानी कि एक्स निर्देशांक है 5 और वाई निर्देशांक है 4।
तो इसमें देखिए x निर्देशांक 5 यहाँ पे है और y निर्देशांक 4 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये दोनों को एकदम आपको क्या करना होगा, सामने मैच करना होगा, मिलाना होगा। देखिए y निर्देशांक 4 यहाँ पे है और x निर्देशांक 5 यहाँ पे है। तो ये दोनों यहाँ पे काट रहा है, इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ पे काटा एक दूसरे को, तो ये बिंदु A है। ठीक है, इसका निर्देशांक है 5,4। देखिए यहाँ नोट में हम लिखे हैं कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। ये क्या लिखे हैं इसको समझिए। देखिए ये आपका है x अक्ष, ठीक है, और मान लीजिए कि x अक्ष पर एक बिंदु यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए y नियामक क्या है आपका, 0 है। देखिए y नियामक 0 है, तो वही कह रहे हैं कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो आप अपने मन से y निर्देशांक 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। तो देखिए ये बिंदु, मान लीजिए कि ये बिंदु है A, तो इसका नियामक लिखना है और इसका नियामक देखिए 5 है x निर्देशांक और y निर्देशांक इसका क्या है, तो 0 है। देखिए y निर्देशांक क्या है, 0। तो अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो आप समझ जाइएगा कि उसका जो y निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और देखिए y अक्ष, ये आपका y अक्ष है, इस पर अगर कोई बिंदु स्थित है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु स्थित है B, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक देखिए ये y अक्ष पर है बिंदु, तो y अक्ष पर है तो x निर्देशांक इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और y निर्देशांक कितना है, 2 है, तो 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि सम इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रश्नावली 1A में जितने भी क्वेश्चन हैं जब उसको आप बनाइएगा तो कुछ चीज़ जो है आपके सामने नए नए शब्द आएंगे, तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे समबाहु त्रिभुज, आप जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जो AB है वही BC है वही AC है। अगर AB आपका 5 सेंटीमीटर है तो BC भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और AC भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसका केवल 2 भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि AB बराबर AC। तो प्रश्न में अगर समद्विबाहु त्रिभुज आए तो आप समझ जाइएगा कि उसका 2 भुजा क्या है, बराबर है। समबाहु त्रिभुज दे दे तो आप समझ जाइएगा कि उसका तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, कोई भुजाएं बराबर नहीं होती है। देखिए एक विषम बाहु त्रिभुज हम बनाते हैं। ठीक है, ABC, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 17 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज को देखने पर हम पाते हैं कि तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, अलग अलग लंबाई की है, इसलिए ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। यानी कि AB बराबर नहीं है BC बराबर नहीं है AC। ठीक है, तो वही यहाँ लिखे हैं कि AB नॉट इक्वल BC और BC नॉट इक्वल AC, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो वो होता है क्या, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्ग, वर्ग क्या होता है, तो वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर होती है। यहाँ देखिए अगर प्रश्न में आपको वर्ग के बारे में बात करेगा तो आपको अपने मन से कुछ लिखना होगा, जैसे ABCD,
यह एक वर्ग है, ठीक है। तो इसमें 4 भुजा है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो ये चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है वर्ग में, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ग है तो वर्ग में हम जानते हैं कि चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और ये विकर्ण है आपका बी डी और ए सी, तो विकर्ण भी बराबर होती है, ठीक है, यानी कि ए सी बराबर बी डी, ठीक है। वर्ग में चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर होती है, ठीक है। आयत में क्या होता है, तो आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर होती है। देखिए ए बी सी डी, तो ये क्या है, एक आयत है। और ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो अगर आयत की बात करेगा तो हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर। तो देखिए ए बी भुजा के सामने वाली कौन भुजा है, सी डी है, तो ए बी बराबर सी डी। और ए डी भुजा के सामने वाली भुजा है बी सी, ठीक है, तो ए डी बराबर बी सी। तो आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है, और विकर्ण भी बराबर होती है, यानी कि ए सी बराबर बी डी। तो ये आयत का गुण है और ये वर्ग का गुण है। ये जो अब हम लिखे हैं ये किसका गुण है, वर्ग का, और ये गुण जो हम लिखे हैं ये आयत का, ठीक है। अब है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है। देखिए समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ऐसे ए बी सी डी। तो देखिए ए बी बराबर समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ठीक है। लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है, यानी कि ए सी जो है नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होती है। ये होता है समांतर चतुर्भुज का गुण। अगर विकर्ण बराबर हो जाता तो फिर ये समांतर चतुर्भुज नहीं रहेगा, फिर ये आयत हो जाएगा, ठीक है। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो इसका विकर्ण बराबर नहीं है और आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक होता है सम चतुर्भुज। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सम चतुर्भुज, सभी भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। सम चतुर्भुज में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है, यानी कि ए सी बराबर नहीं है बी डी, ठीक है। ये गुण है तो चतुर्भुज कैसा होगा, तो सम चतुर्भुज होगा। देखिए अगर इसमें विकर्ण बराबर हो जाता तो फिर ये सम चतुर्भुज नहीं होता बल्कि वर्ग बन जाता, ठीक है। तो वर्ग और सम चतुर्भुज में अंतर है। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है, और वर्ग में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर, ठीक है। और आयत और समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा अंतर है। आयत में क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर, और समांतर चतुर्भुज क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है। तो ये चारों के बारे में आपने सीखा। अब देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे एक हम समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज बनाए हैं। 90 डिग्री ये कोण है, इसलिए ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज, और समद्विबाहु जिसका दो भुजा बराबर हो, तो इस त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है, तो ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कि इस भुजा का जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी बराबर है बी सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज है तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक कहता है कि यदि बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, सम का मतलब होता है बराबर और दूर का मतलब होता है दूर। तो देखिए एक बिंदु P है, ये बिंदु क्या है P है, और यहाँ से समदूरस्थ है दो बिंदु A और B। तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर ये दोनों बिंदु है। बिंदु P से बिंदु AB जो है समान दूरी पर है। ठीक है, जो ये दूरी है वो ये दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि PA की जो लंबाई होगी वो PB के लंबाई के बराबर होगी, अर्थात PA बराबर PB हो जाएगा। देखिए अगर ये 10 मीटर की दूरी पर है तो ये भी आपका 10 मीटर की दूरी पर है। समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, अगर ये 10 मीटर की दूरी पर है तो ये भी 10 मीटर की दूरी पर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो PA की लंबाई और PB की लंबाई बराबर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि PA बराबर PB। अगर प्रश्न में आया हो कि बिंदु P बिंदु A और B से समदूरस्थ है तो आप लिख सकते हैं कि PA बराबर PB होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए, यदि A, B तथा C संरेख हो तो, अगर संरेख का मतलब क्या होता है कि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, ठीक है, तो वो तीनों बिंदुओं क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 3 बिंदु लिए हैं A, B, C। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों बिंदु संरेख है, और जब संरेख है तो एक नियम होता है कि अगर AB इसकी लंबाई और BC इसकी लंबाई दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये टोटल लंबाई के बराबर हो जाएगा। C, ठीक है, मान लीजिए कि AB की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और BC की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और ये टोटल आपका है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए AB प्लस BC बराबर AC, तो 4 प्लस 3, तो 4 और 3 7, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा, टोटल के बराबर हो जाएगा। तो संरेख अगर है तो समझ जाइए कि दोनों का योगफल ये टोटल लंबाई के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, संरेख में कम से कम 3 बिंदु लिया जाता है, 3 से अधिक भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये रेखा है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु है A, दूसरा बिंदु B है, तीसरा बिंदु C है, चौथा बिंदु D है। तो अगर आपको कह देगा कि A, B, C, D संरेख बिंदु है तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CD, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई, ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो AD के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है संरेख। और देखिए अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पर स्थित नहीं है तो वो बिंदु संरेख नहीं कहलाती है। जैसे पहला बिंदु A यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है और तीसरा बिंदु यहाँ पर है। देखिए A से B, B से C और A से C तीनों को मिलाइए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A, B, C तीनों जो बिंदु है एक लाइन पर स्थित नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC का। ठीक है, इसको और इसको जोड़िएगा तो इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए A, B, C संरेख बिंदु नहीं है। देखिए पहला बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पे और तीसरा बिंदु यहाँ पे है, यानी तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, तो ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे AB प्लस BC यानी कि ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो AC के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 9 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। ये आपको 17 सेंटीमीटर लग रहा है देखने में, इतना और इतना लंबाई इतना हो गया, तो इसके बराबर तो नहीं होगा। तो यहाँ पे A, B, C ये संरेख बिंदु नहीं है। संरेख बिंदु तभी होता है जब तीनों बिंदु क्या हो, एक ही लाइन पर स्थित हो। ठीक है, और संरेख बिंदु अगर है तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कुल लंबाई के बराबर होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसको आप रिवाइज करिए 1 बार 2 बार, जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। तो देखिए प्रश्नावली 1A में जितना भी टॉपिक था उसको हम कवर कर दिए हैं।
अब इसमें एक फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला को भी हम सिद्ध करके बताएंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है।